आपने इतने स्मॉल अमाउंट से यहाँ तक कैसे पहुँचे कि अभी आप इतना बड़े पैसे से ट्रेड कर रहे हैं? मैं ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा तो मुझे ज़्यादा बड़े पैसे देखने को मिलेंगे। रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया था, वहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट गिर गया था और वो सारे स्टॉक भी मेरे लॉस में चले गए थे। इतना कैपिटल 3 साल में आपने कैसे बनाया? मेरा दिमाग ये कहा कि भाई ये जो है लक से बना है, ये तुक्का लगा है, अब इस कैपिटल को संभाल के रखो। 3 साल में तुमने 1.5 करोड़ बना लिया, अगर तुम 30 साल काम करोगे तुम तो 500 करोड़ बना लोगे। जनरली मैं 2-2 रुपए के ऑप्शंस पकड़ के और उसको मैं बेचता था 0-0 पे। तो इक्विटी में क्या देख के आप इक्विटी लेते हो? ये ओवरऑल फंडामेंटल जब आप एनालिसिस करते हैं हम लोग स्टॉक का, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो अज्ञानी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स। डीप टॉक्स मतलब बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। मेरा और पूजा जी का प्रयास हमेशा ये रहता है कि ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जिनसे आप कुछ नया जान सकें, कुछ नया पहचान सकें मार्केट में। दोस्तों, मुनाफा होगा या नहीं ये हमारे किसी के भी हाथ में नहीं होता, लेकिन अगर हम लर्निंग प्रॉपर करते रहेंगे और लर्निंग निरंतर करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे वैसे निकल के दोस्तों मुनाफे तक या अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, आज जो गेस्ट हैं वो हैं बड़े खास क्यों हैं कि दोस्तों, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की बहुत कम पैसे से और आज एक मुकाम हासिल कर लिया है। दोस्तों, उनसे समझेंगे किस तरीके से छोटे पैसे से बड़ा बनाया जाता है, कौन सी एक स्ट्रैटेजी वो फॉलो करते हैं, कैसे वो पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे पैसे को डिवाइड करते हैं। क्योंकि दोस्तों वो क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं और स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़े फंड से ट्रेड करते हैं। और जब मैं कहता हूं बड़े फंड से ट्रेड करते हैं तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ करीब 1-1.5-2 करोड़ रुपए की, लेकिन उन्होंने शुरुआत कम पैसे से की थी दोस्तों। तो हमारी जो है बात, वो अभी क्या करते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब वो कोई आदमी 0 से या 0+1 से शुरू करता है, उसके लिए मंजिल हो जाती है बहुत ही मुश्किल। वहीं से हमें बहुत सारा अर्क मिलता है सीखने के लिए। तो स्वागत करते हैं प्रियांशु, जो कि आए हैं बनारस से। एक बहुत ही माहिर ट्रेडर हैं, बहुत ही खिलाड़ी हैं बाजार में और एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। तो स्वागत है प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत डीप टॉक्स में। थैंक यू सर फॉर एडिटिंग में। प्रियांशु, इतनी लवली इंट्रोडक्शन के बाद अब ये बताओ कि आप इस फील्ड में कैसे आए और आपकी जर्नी क्या है? मतलब आपने इतने स्मॉल अमाउंट से यहाँ तक कैसे पहुँचे कि अभी आप इतना बड़े पैसे से ट्रेड कर रहे हो? तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी इक्विटी से। मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। जनरली लोग जो आते हैं वो ऑप्शन देख के आते हैं कि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा तो मुझे ज़्यादा बड़े पैसे देखने को मिलेंगे, और लोग भी ऑप्शंस को ज़्यादातर जो है दिखाते हैं कि हाँ ऑप्शन से ज़्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो, जनरेशनल वेल्थ, तो वहाँ वो इक्विटी ही आएगी, जहाँ पे आप अभी भी देखोगे ना तो लोग ऑप्शन से पैसा बना के इक्विटी में ही शिफ्ट होते हैं। तो मेरी भी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो इक्विटी से ही स्टार्ट हुई, और मैंने धीरे धीरे जो इक्विटी में अपने आप को ग्रोथ किया। और हुआ कैसे, मैंने पहले जो है बहुत एक छोटा शेयर लिया था, बजाज फिनसर्व का स्टॉक लिया था मैंने, जो उस टाइम लगभग 15,000 का था। और उसमें से मैंने इसलिए वो स्टॉक लिया था क्योंकि वो बड़ा स्टॉक था, उसमें से मैं देख रहा था डेली 500-1000 रुपये वो बढ़ घट रहा है। मैंने बोला ठीक है 500 रुपये अगर बनते हैं तो चलेगा। अब उसमें मैंने जब स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो धीरे धीरे मुझे जो है 500 रुपये मिलते थे, कभी 100 रुपये मिल गया, मैं वो बुक करते चलता था। अब उसके बाद एक वॉर हो गया था, मेरे ख्याल से रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया था, वहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट गिर गया था और वो सारे स्टॉक भी मेरे लॉस में चले गए थे। उसके बाद मुझे ऑप्शंस दिखाई दिया कि हाँ ऑप्शंस में ऐसे ऐसे पैसे बनते हैं, और लोग यूट्यूब पे कराते थे। साथ ही साथ जो है लोगों को कॉल भी आते थे, क्योंकि आप जब डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो तो वहाँ पे आपका डेटा जो है शेयर हो जाता है। आपको वहाँ पे कॉल आने लगते हैं कि आप ऑप्शन करना चाहते हो तो आप ऐसे करो, ये फ़ी है, पहले आप इसको देख लो। और देखना इन द सेंस कि उन लोग का वो देखने में इतनी एक्यूरेसी रहती है कि वो आपका टारगेट ही हिट कराएगा। 400 रुपये का प्रीमियम देंगे, 50 रुपये का टारगेट देंगे, वो हिट हो जाएगा। आप बोलोगे भाई 50 रुपये बहुत होता है, 50 पॉइंट। आपने फिर जो है अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाया, आप वहीं लूप में फंस गए। मैंने भी सेम काम किया, मैं लूप में फंस गया, मैंने अपना पैसा डाला, बोलते थे होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, वो नीचे आता था, उसके बाद फोन नहीं उठाएंगे। यही चीज़ें करते करते जो है मैंने अपने आप को फिर टाइम दिया। टाइम देने के बाद फिर भी कुछ नहीं समझ में आया, तो उसके बाद मैं आया अकाउंट हैंडलिंग चीज़ों में। अब अकाउंट हैंडलिंग में क्या था, जनरली क्या होता है कि लोग पहले आपको टेलीग्राम में टिप्स देते हैं, उसके बाद आपको टेलीग्राम में टिप्स देने के बाद एक अकाउंट हैंडलिंग सर्विस चिपकाते हैं कि अगर आप टेलीग्राम टिप्स से आप सहमत हो तो आप ये अकाउंट हैंडलिंग सर्विस लो, हम लोग आपका अकाउंट लॉगिन करेंगे, उसमें प्रॉफिट करेंगे, और प्रॉफिट करने के बाद जो भी शेयर होगा आप 50% हमको देना, 50% आप रखना। तो मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन मिनिमम कैपिटल जो होना चाहिए वो 40,000 होना चाहिए, जो मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मैं जब दिल्ली रहता था, यहाँ पे आया था पढ़ने,
तो मेरे पास मिनिमम 10,000 रुपये 8,000 रुपये जो है वो महीने के होते थे कि इसी में चलाना है, और वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक स्टूडेंट को कितना ही पैसा मिल जाएगा। तो वो था मेरे पास कि इतना ही पैसा आपको मिलेगा। वहाँ पे मुझे 40,000 कैपिटल जुगाड़ करना था। मैंने इधर उधर दिमाग लगाया, घर का पैसा लाया, अपना पैसा कुछ लगाया, और 40,000 मैंने उसको डाल के अपने अकाउंट में दे दिए। तो अब उसने पहले दिन क्या किया, पहले दिन तो उसने 12-13 हज़ार का प्रॉफिट बनाया, और उस दिन मैं ट्रेन में था, अपने घर जा रहा था। तो उसने 12,000 का प्रॉफिट बनाया, जिसमें से मैंने जो है 6,000 उसको दिए, 6,000 मैंने खुद रख लिए। वहाँ पे गेम टर्न ये हुआ कि उसने 6,000 बोले कि आप इसको फिर से उस अकाउंट में डाल दो, हम लोग 46,000 से ट्रेड करेंगे। मैंने बोला ये अच्छी बात है भाई, जब 40,000 से 12,000 बना रहे हैं तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 10,000 भी देते हैं तो 5,000 तो मेरा हो ही जाएगा। मैंने बोला ठीक है करो आप। लेकिन उसने बोला कि अभी एक्सपायरी में हम लोग आपका अकाउंट से ट्रेड करेंगे, उस तब तक आप शांत बैठो। मैंने बोला ठीक है भाई, एक्सपायरी में ट्रेड करना, एक्सपायरी में बड़े पैसे बनते हैं। एक्सपायरी के दिन मेरा बर्थडे था, मैंने उस दिन जो है उसको अकाउंट दिया, उसने सुबह उसमें ट्रेड ले लिया था। अब उनका जनरली क्या होता है, एक में पुट ले लिया, एक में कॉल ले लिया, तो मेरे वाले में उल्टा ले लिया था। अब उसके बाद मेरा अकाउंट मतलब ये क्या स्कीम है कि एक में पुट ले लिया, एक में कॉल ले लिया, ये क्या होता है? जैसे ये जो होता है, जो वो डील करते हैं, किसी क्लाइंट को लाते हैं, तो जनरली क्या होता है, एक क्लाइंट को पकड़ते हैं, उसके अकाउंट में कॉल ले लेंगे पूरे दिन के लिए, दूसरा क्लाइंट लाते हैं, उस पर पुट ले लेंगे पूरे दिन के लिए। अब जो चल गया उसके फीस ले लेंगे, मतलब उनका तो कहीं से लॉस नहीं हुआ। एक क्लाइंट गया, वो क्लाइंट अब फिर से कल ट्रेड देगा, उनको पैसे देगा। तो ये स्कीम पूरा चलता है ओवरऑल। अब यहाँ पे मेरे अकाउंट में जो है उल्टा पड़ गया, मेरे अकाउंट में उन्होंने पूरा जीरो करा दिया, मतलब 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में बचे हुए थे जो कि मैंने बचा लिए। अब वो क्या हुआ, उस दिन मेरा पूरा जो है ये टर्निंग हो गया लाइफ का कि हाँ, मैंने अब जो पैसे थे मेरे पास बचे हुए वो भी मैंने गवा दिए। अब यहाँ से मुझे खुद सीखना है, और खुद को अपने पाथ को, पूरे करियर को मैंने इधर ही डाइवर्सिफाई कर दिया। तो इस तरीके से मेरी ओवरऑल मार्केट में एंट्री हुई, एंड उसके बाद से मैंने इक्विटी में ही प्रॉपर स्टार्ट किया, और वहाँ से मैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके स्विंग करके और आगे बढ़ता गया। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 23 साल। और जब ये इंसिडेंट हुआ तब क्या उम्र थी? ये मेरी 3 साल पहले। तो तब कितने थे तुम? 20 साल के थे। हाँ। और 20 साल में तुमने 46,000 का लॉस ले लिया। और पैसे और थे नहीं? पैसे थे नहीं। आज कितने पैसे हैं? आज तो चल रहा है भगवान की कृपा से। अरे हमको इनकम टैक्स का छापा थोड़ी मार रहे हैं भाई। डेढ़ के लगभग में मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये पैसा तुमने मतलब 3 साल में इतना पैसा बना लिया? हाँ, मार्केट से या घर से मम्मी से ले आए थे? नहीं, मार्केट से बनाया है, और जो बनाया है अपने दम पे बनाया है, और जो दिया है मार्केट नहीं दिया है। अच्छा, तो अब मार्केट में क्या क्या करते हो, जरा उस पर 2 मिनट अपनी इंट्रोडक्शन हमें दे दो कि हम ये करते हैं। करंटली मैं मार्केट में जो है स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, इक्विटी स्विंग वो करता हूँ, बाकी क्रिप्टो ट्रेडिंग अपनी होती है, इन्वेस्टमेंट अलग से चलती रहती है। तो ये तीनों चीज़ में मेरा मेनली फोकस होता है। तो प्रियांशु, आपने आप जैसे इन्होंने पूछा कि आपके पास पैसे नहीं थे और अभी आप एक अच्छे फंड से ट्रेड कर रहे हो, तो इतना कैपिटल 3 साल में आपने कैसे बनाया? तो मतलब मैं पहले थोड़ी सी इकोनॉमिक्स दे देता हूँ कि 3 साल में तुमने 1.5 करोड़ बना लिया। अगर तुम 30 साल काम करोगे तुम तो 500 करोड़ बना लोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हर साल 50 लाख नहीं बनाओगे? नहीं, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ये बनता कैसे है, एक्चुअली मैंने कैसे बनाया मैं वो बताना चाहता हूँ। मैंने जब इक्विटी स्विंग में ट्रेड कर रहा था तो वहाँ पे मैंने ऑप्शंस में भी ट्रेड किया है। मैंने ऑप्शंस में ट्रेड किया, और पहले जो हीरो ज़ीरो चलता था उसमें मेरा जो है, मैंने उसमें बहुत सारे लॉसेस लिए। जनरली मैं 2-2 रुपये के ऑप्शंस पकड़ के और उसको मैं बेचता था 0-0 पे। मेरा कैपिटल तो उसमें बेचते ही क्यों थे? वो तो अपने आप ही खत्म हो गया, तो मतलब उसको बेचने की क्या फिर भी बचाते थे हम पैसे कि कुछ पैसे उससे बच जाएं। मतलब 2 रुपए का ऑप्शन बेचा, हाँ, और 0 उसमें करा। क्या होता है कि आप जब आइसबर्ग ऑर्डर मारोगे ज़ीरोधा में। अच्छा, 2 रुपए का सेलिंग करते थे तुम? हाँ, मतलब पेनी ऑप्शन सेल करते थे। अच्छा। तो वहां पे मैंने अपना जो है पैसा बचाया। अब उसमें क्या हुआ, मैंने ऑप्शंस बाइंग जब ट्राई किया तो वहां पे मेरा जो है एक ऑप्शन चला जिसमें मैंने लगभग 6 से 7 लाख रुपए बनाए थे एक ही में, एक ही ऑप्शंस में। वो ऑप्शन उस दिन, मुझे लगता है उस दिन वो ऑप्शन लगभग मैं बता रहा हूँ 10 रुपए से वो 600-700 गया था, और उसमें मैंने जो है 6 से 7 लाख रुपए बनाए थे। और वो लगभग अमाउंट जो होगा मुझे लग रहा है कि 50 से 60 हज़ार रुपये होगा। और मैंने उसमें स्कैल्प मारा वो उसी दिन, मतलब लक था वो, और वो लक ही होता है जिसने मुझे ये पैसे बना के दिए। और उसके बाद मेरा दिमाग ये कहा कि भाई ये जो है लक से बना है, ये तुक्का लगा है, अब इस कैपिटल को संभाल के रखो। उसके बाद मैंने उससे इक्विटी ट्राई किया, इक्विटी स्टार्ट किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे उससे ग्रो करता गया, और मैं अब यहाँ पे बैठा हूँ। तो इक्विटी में क्या देख के आप इक्विटी लेते हो? मैं इक्विटी में जनरली देखता हूँ कि क्या इक्विटी जो है स्टॉक वो ट्रेंड में है, क्योंकि मैं जनरली क्या चाहता हूँ, मैं ऑपरेटर नहीं हूँ, या फिर कोई भी ऑपरेटर नहीं है जो वो स्टॉक को, गिरे हुए स्टॉक को उठा दे।
तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई स्टॉक ट्रेंड में है, अगर कोई स्टॉक ट्रेंड में जा रहा है, मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ और उस ट्रेंड के साथ में बैठ के अगर वो ट्रेंड 50% रिटर्न दे रहा है कोई स्टॉक, तो मैं उसमें सोचता हूँ कि 3 से 4% मेरे बन जाते हैं, मैं निकल जाऊंगा। मैं बस उसको ट्रेंड के साथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ वहाँ बैठ के, और उसमें 6 से 7% मेरे बनते हैं, मैं निकल जाता हूँ। अब इसका कोई मतलब 50% दौड़ेगा वो, तुम 3-4 ही लोगे। हाँ, अगर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं ओवरऑल फंडामेंटल देखूंगा, टेक्निकल देखूंगा और उसको बेस से ही पकड़ लूंगा जहाँ पे मुझे वैल्यूएशन ठीक ठाक पे मिलेगा। ये कैसे पता लगता है कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है? ये ओवरऑल फंडामेंटल जब आप एनालिसिस करते हैं हम लोग स्टॉक का, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो अज्ञानी हैं। हम तो तुम्हें इसीलिए तो बुलाया कि हम तुमसे सीखें, तो तुम समझाओ। तुम ऐसा मान के चलो कि बिल्कुल आदमी जो बैठा है सामने बेवकूफ़ है, इसे कुछ नहीं आता, तो हमें आप बिल्कुल स्टेप 1 से सिखाओ। हमें तो ये भी नहीं पता फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। पहले ये बताओ फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। जब हम स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है जब हम स्टॉक को पूरा फंडामेंटली, कंपनी कैसी है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी के प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल को हम लोग समझ रहे हैं। और टेक्निकल होता है कि चार्ट पे कंपनी क्या कर रही है। तो हम लोग इन चीज़ों को मिक्सअप करके तब जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। और स्विंग क्या होता है, आपको स्विंग में ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना है, आपको मोमेंटम कैप्चर करना है, वो चाहे 2 महीने में हो, 1 महीने में हो या फिर 10 दिन में हो। तो इसीलिए हम लोग जो है वो सिंपली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और वहाँ पे पहले जो हम लोग चीज़ देखते हैं वो देखते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन कैसे देखेंगे? ऐसे तो वैल्यूएशन देखने के बहुत सारी तरीके हैं। प्रियांशु, तुम अभी भी नहीं समझ रहे। हाँ जी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैं तो जीरो हूँ, मुझे ये बताओ मैं देखूंगा कहाँ? अगर आपको किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो screener.in करके वेबसाइट आती है, बहुत शानदार। उस पर आप जाओगे, आप कंपनी के नाम डालोगे, वहाँ पे आपको, हमें तो पता ही नहीं है कंपनी कैसी है। अब नाम तो मैं तब डालूंगा जब मुझे पता हो कि ये प्रॉफिट है या लॉस मेकिंग है। नहीं, कोई भी कंपनी का अगर आप नाम डालते हो, अच्छा, कोई भी नाम डाल दिया, अगर आप किसी भी कंपनी का उस वेबसाइट पर जाके नाम डालते हो तो वो कंपनी का पूरा डेटा वहाँ पे आ जाता है कि क्या कंपनी का कंसोलिडेशन। तो ऐसे 5500 कंपनियों पे जाके देखूंगा मैं एक एक पे? नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके स्क्रीन पे कोई स्टॉक आता होगा। अब वो स्टॉक आता है तो आपको वो टेक्निकल बढ़िया लग गया कि हाँ ये टेक्निकली बहुत बढ़िया स्टॉक है। अब आप उसके फंडामेंटल में जाओगे, सेम वेबसाइट पर जाके आप उसको सर्च करोगे, उसके बाद उस कंपनी का पूरा ओवरऑल डेटा खुल के आ जाएगा। अब वहाँ पे पहले आपको जो चीज़ देखना होता है वो देखना होता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है कि क्या कंपनी ने जिसने कंपनी को बनाया वो बने हुए हैं कि नहीं, जो कि होते हैं प्रमोटर्स। तो अगर हम लोग किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो अगर उसमें प्रमोटर्स अगर बेच रहे हैं कोई कंपनी के स्टेक, तो क्या वो बढ़िया होगा या खराब होगा? अब ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि अगर प्रमोटर बेच रहे हैं तो ऑब्वियस बात है खराब है, क्योंकि जब प्रमोटर ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है तो बाकी लोग कैसे होंगे। अब यहाँ मैटर करता है कि वो प्रमोटर किसको बेच रहे हैं। अब वो अगर एफआईआईज को बेच रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कंपनी में क्या हो रहा है, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं, उनको पैसों की जरूरत है, वो नए इन्वेस्टर्स लाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो पब्लिक को चिपका रहे हैं तो वहाँ पे वो कंपनी मेरे लिए या फिर बाकी लोगों के लिए भाई खराब है। तो इसलिए वैसी कंपनीज को मैं नहीं देखता हूँ। नहीं, लेकिन कई दफ़ा ये भी देखा गया है प्रियांशु कि मान लो एक्सपेंशन करना है, कुछ करना है, कंपनी लोन नहीं लेना चाहती, तो प्रमोटर अपना 3% शेयर पब्लिक को बेच देगा और जो पैसा इकट्ठा करेगा उससे एक्सपेंशन कर लेगा। हाँ, ये होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ बोली कि अगर प्रमोटर अपने स्टॉक बेच रहे हैं और वो ज़्यादा स्टॉक अगर एफआईआईज को बेच रहे हैं। अब एक चीज़ सोचने वाली यहाँ पे है कि अगर कंपनी अपने स्टेक 20% स्टेक डायरेक्ट पब्लिक को चिपका रही है और प्रमोटर एफआईआईज और डीआईज बाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको भी लगता है कि नहीं है कि वो कंपनी कुछ ना कुछ खराब कर रही है? मेरे को ऐसा नहीं लगता है, मैं आई माइट बी रॉन्ग। मेरा कहना यह है कि ऑलरेडी उसमें 4-5% एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग है। अब वो नहीं अपना स्टेक बढ़ाना चाहते, नया कोई नहीं मिल रहा, एक्सपेंशन भी करना है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी चीज़ होना चाहिए ना कि अगर कंपनी में डेब्ट ज़्यादा है, रिजर्व कंपनी के पास है ही नहीं, कंपनी ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं बढ़ा पा रही है। अब होता क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक टाइम पे 20% था, एक टाइम पे आके 2% पे रह गया, फिर 30% उछाल मार रही है। तो ओवरऑल ये जब स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ना, उसी से पकड़ लेंगे कि आपकी ओवरऑल प्रमोटर करना क्या चाह रहे हैं। ये ओवरऑल कंपनी की एनालिसिस करोगे ना जब आप, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ अगर प्रमोटर बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। तो वो तो हमारी लिस्ट से पहले ही बाहर हो जाएगा ना। तुमने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कंपनी में ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन 20% होगा, वही मेरे लिए अच्छी है। हाँ, अब जब इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन 2% आ गया तो वो तो हमारी लिस्ट में ही नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, चेक हम उसको चेक कर रहे हैं, हम लिस्ट नहीं कर रहे हैं। लिस्ट तो मैंने बताया, हम लोग चेक कर रहे हैं कंपनी को कि अगर कंपनी में ये चीज़ है तो हम लोग उसको क्यों देखेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है। तो इसीलिए हम लोग जब कंपनी को ले रहे हैं तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोग को देखने एकदम कंपलसरी हैं।
हम जब इसको देख लेंगे उसके बाद हम उस स्टॉक को लिस्ट करेंगे कि हाँ ये मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये मैं स्विंग करूंगा। एक हमने कोई स्टॉक मान लो आइडेंटिफाई कर भी लिया कि हम इसमें स्विंग करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, 6 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आया, 1 साल में रिजल्ट नहीं आया, 1.5 साल नहीं आया, और 1.5 साल 2 साल बाद भी वो 2-5% नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, तो ऐसा भी फंस जाते हैं स्टॉक लोगों के पास। फंस जाते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस लेना चाहिए या और वेट करनी चाहिए, या क्या मतलब क्यों नहीं बढ़ रहा वो स्टॉक? अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो स्विंग का पहला मतलब ये है कि किसी स्टॉक में जो स्विंग बन रहा है, जैसे स्टॉक हमेशा चलता है, अप ट्रेंड में चलता है तो एक हायर हाई हायर लो बना के चलता है, तो हम लोग हाई हाई पकड़ने जा रहे हैं। अगर हम लोग को वहां पे हम एंट्री लेते हैं और हमारा पैसा फंसा हुआ है, वो स्टॉक ना प्रॉफिट दे रहा है ना लॉस दे रहा है, वो फंसा हुआ है, तो पहले तो हमारा एक टाइम पीरियड होगा कि हम इतने महीने के लिए लेंगे। अगर हमारा एक मंथ का टाइम पीरियड है, हम लोग 1-2 मंथ देखेंगे कि नहीं चल रहा है, तो हम लोग उसमें से कट आउट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वेट कर रही है। दूसरा ये है कि अगर वो स्टॉक चला और हमारे रिटर्न हमको दे दिया, तो हम लोग 1:2 में मिनिमम रख के और निकाल देता हूँ स्टॉक को। आप फ्यूचर में भी ट्रेड करते हो? फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ। और यही क्राइटेरिया उसमें भी यही लगाते हो? क्राइटेरिया सेम। अच्छा, अभी आपने मेरे से ऑफ कैमरा ये भी बोला था कि मैं ईएमए और ट्रेंड लाइन की कोई स्ट्रेटेजी करता हूँ, थोड़ा सा वो स्ट्रेटेजी भी शेयर कर दीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। बिल्कुल। और उसका कोई स्क्रीनशॉट है तो वो भी दे दीजिए मुझे, ताकि मैं उस पर लगा दूँ। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, और ये जनरली क्रिप्टो में ज़्यादा काम करता है, ट्रेंड लाइन और ईएमए अगर आप लगाएंगे, लेकिन स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप वीसीपी यूज़ करें तो, वीसीपी मतलब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, अगर हम लोग इसको बेसिक से समझें तो जब भी एक स्टॉक बहुत ज़्यादा जो है बड़े मूव के साथ आता है, जैसे क्या हुआ, बहुत बड़ा मूव आया, उसके बाद सेलिंग धीरे आई, फिर उसके बाद एक छोटा मूव बाइंग मूव आया, उसके बाद सेलिंग धीरे आई, जो मैं चार्ट यहाँ पे लगा दूंगा, आप इसमें देख के समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक हाई पे जाके और वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। जैसे क्या होता है, कोई स्प्रिंग होता है, उसको हम लोग जितना दबाएंगे वो उतना तेज से फटता है। जस्ट सेम वैसे ही स्टॉक में होता है, और ये ज्यादातर के स्टॉक में होता है, मिड कैप के स्टॉक में। तो ये जो आप वीसीपी बता रहे हैं, इसका कोई इंडिकेटर है? इसका इंडिकेटर नहीं है, ये आप देख के समझ सकते हैं। क्यों, बॉलिंजर बैंड से नहीं पता लगेगा? बॉलिंजर बैंड से ही पता लग सकता है, लेकिन जो आप देख के पकड़ेंगे ना, वो आप हो सकता है बॉलिंजर बैंड आपको ना दिखाए। अच्छा। हाँ जी, तो आप जब ये देखेंगे और ये चीज़ अगर आप देखेंगे ना उसमें, कि एक बार क्या होता है, ज़्यादा सेलिंग हुई, फिर थोड़ी सेलिंग हुई, फिर उससे कम सेलिंग हुई, ये 3 सेलिंग देखनी है आपको। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। जब ये 4 क्राइटेरिया आपके अंदर आ गए ना, अब आप उसको ब्रेकआउट के लिए आपको वेट करना है। जब वो ब्रेकआउट होता है तो हाई मोमेंटम उसमें देखने को मिलता है, ज़्यादातर मिड कैप स्टॉक्स में। तो फ्लैग पैटर्न नहीं हो गया एक तरह का? फ्लैग पैटर्न नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, हाई एक देखा, उसके बाद और कम लो हो गया। अगर हम लोग फ्लैग देखेंगे तो वो क्या होना चाहिए ना, कि एक साइड में होना चाहिए, ऐसा होता है, एक जोन में चलता है फ्लैग पैटर्न में। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो सारे टच होंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो नीचे से ट्रेंड लाइन टच नहीं होगी, ऊपर से ट्रेंड लाइन टच होगी, और वो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनेगा। वो बनेगा जस्ट हायर हाई जो बनता है, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद वहां पे जाके आपको इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो हम लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी रहती है। अगर आप ईएमए वाली और ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटजी की बात करें तो ये जनरली जब वो करती है ब्लू चिप्स कंपनी में। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग स्टॉक कर रहे हैं, अगर आप थोड़े से अपना रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो आप ब्लू चिप में आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कोई भी स्टॉक अगर ट्रेंड में है और वह ट्रेंड में जाने के बाद 920 ईएमए के पास वो एक बार रेड कैंडल बना के और ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट देती है, तो जनरली वो जो है आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। ये सिर्फ ईएमए से हो गया। अगर आप ईएमए से सिर्फ ट्रेड करते हैं, ईएमए कौन सी लगानी है? 9 और 20 लगा सकते हैं। वो कौन सा रहेगा टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम रहेगा, डेली टाइम फ्रेम। हाँ जी। ओके। तो ये हम लोग जो है, अगर इक्विटी स्विंग कर रहे हैं ब्लू चिप कंपनी में, ये हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और मैंने मिड कैप का आपको बता दिया कि वो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न वाला ट्रेड हम लोग उसमें देख सकते हैं। तो जब हम लाइन 9 और 20 कट करेगी तब ट्रेड लेंगे? 920 के ईएमए के ऊपर होनी चाहिए प्राइस पहले से। अच्छा। हाँ, कट नहीं होनी चाहिए, पहले से ही ऊपर ट्रेड होनी चाहिए। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, फिर ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होती है, और 920 ईएमए के पास में होना चाहिए प्राइस, जो है वो 920 ईएमए के पास होना चाहिए, तब जाके वो मोमेंटम देगा। एक तरह से पुल बैक हो गया। हाँ जी, पुल बैक। तो हम लोग को सिंपल इतने पे करना है, और बस ये ध्यान रखना है कि वो पहले से ही 920 ईएमए के ऊपर हो, यानी कि नीचे जाके फिर कट कर रहा है तो हम लोग वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। ये ओवरऑल हम लोग ब्लू चिप कंपनी और मिड कैप के साथ करेंगे। और क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या स्ट्रेटजी है आपकी? हाँ, क्रिप्टो करेंसी के लिए मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि बहुत वॉलेटाइल एसेट है। अब वहाँ पे हम लोग जो ट्रेड करेंगे ना, वो हम लोग को बड़े टाइम फ्रेम पे करना है। जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमको देखना है कि प्राइस जो है वो 10-20 ईएमए आप लगा लीजिए अपने चार्ट पे। लगाने के बाद प्राइस उसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए। अब अगर क्या होता है ना, बहुत लोग क्रिप्टो में इसलिए लॉस करते हैं ओनली बिकॉज कि वो साइडवेज मार्केट में ट्रेड फाइंड आउट करते हैं और वहाँ पे लॉस होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि
क्रिप्टो होगा, एक दिन पूरा साइडवेज ही रह जाएगा पूरे दिन। अब वहाँ पे जितना आपने बनाया है 7 दिन में, सारा उस दिन आप लॉस कर देंगे, ओनली बिकॉज कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास कोई एक सेटअप नहीं है। तो आपको इस सेटअप पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो पहले तो आप मोमेंटम के साथ बैठेंगे, दूसरा आपको सेटअप बहुत कम मिलेंगे बिकॉज हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या होगा, अगर आप एक ट्रेड लिया, आपका वो टारगेट देगा 2 से 3 घंटे में, उसके बाद आपको फिर वेट करना है 4-5 घंटे का, अगर आपको ट्रेड में अपना सेटअप पे ट्रेड लेना है तो इससे हम लोग पहला तो बचेंगे कि हम लोग चार्जेस ज़्यादा नहीं देंगे, हम लोग के पास ट्रेड सेटअप एक रहेगा, ओवरऑल हम लोग जो है साइडवेज मार्केट से बचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बचाएगी। अब स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है ये समझते हैं। अगर हम लोग देखें बिटकॉइन का चार्ट, तो बिटकॉइन के चार्ट में हमको दिखाई देगा कि बिटकॉइन लगभग में कभी साइडवेज रहता है, उसका जो फटता है तो बहुत अच्छा ऊपर जाता है। हम लोग को बस यही पकड़ना है। हम लोग को 10-20 हम लोगों ने लगा लिया। दूसरा, हम लोग को एक ट्रेंड लाइन लेना है। ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, जब अगर हम लोग देखेंगे कि अगर मार्केट बुलिश है, बिटकॉइन अगर बुलिश है, तो उस पर हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है 3 डॉट कनेक्ट करते हुए, अपर साइड से, फिर मिडल में और एक लास्ट में। हम लोग 3 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद प्राइस जो होना चाहिए वो 9-10-20 EMA के पास होना चाहिए। अगर उसके पास वो प्राइस है और वो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रही है और EMA के ऊपर है, तो वहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक 1:2 1:3 का टारगेट देखने को मिलेगा इस स्ट्रेटजी में। और ये कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं ऐसे ट्रेड्स? मैम ये हो सकता है कि आपको वो ट्रेड, मैंने ऐसे ट्रेड होल्ड किए हुए हैं कि 3 दिन तक वो ट्रेड चल रहा है। और जब आप ये ट्रेड ले लेते हैं तो कितना प्रॉफिट रखते हैं उसमें? मैम मैं बोलूँगा क्रिप्टो में अगर कोई ट्रेड करता है, मैं अगर ट्रेड करता हूँ, मैंने जो देखा कि अगर मैं बड़े टारगेट्स के लिए जा रहा हूँ क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो में ऐसा हो रहा है, अभी फिलहाल में ऐसा हो रहा है कि अभी ऊपर जा रहा है, आपके टारगेट तक जाते जाते वो वापस नीचे आ गया, पूरा आपका लॉस हो गया। तो मैं कहूँगा अगर आप बिगनर हो, अगर आप नए आ रहे हैं, तो 1:2 1:3 मैक्सिमम रखिए और उसको वहाँ पे कट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज टॉप बॉटम कोई कैप्चर नहीं कर सकता मार्केट का। तो मेरा सिनेरियो ये रहता है कि मैं 1:2 1:3 पे जाऊँ और उसको कट करूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 10 और 20 EMA और ट्रेंड लाइन। हाँ जी। जब प्राइस उसके राउंड अबाउट होता है तब आप उस पे बाय का ट्रेड लेते हैं। 1:3 का आप रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं और पूरे टारगेट की वेट नहीं करते, क्योंकि उसमें प्रॉफिट चले जाने का बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो ये आपका पैटर्न रहता है क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली। और ऐसे ही स्टॉक्स में आप 9 और 21 EMA यूज करते हैं। 20 EMA 9-20 दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, बस समझने वाली बात है। आप लोग समझिए दोस्तों, जब ट्रेंड लाइन खींचनी है तो हायर लोज, लोअर लोज मिलने चाहिए, जो इन्होंने बताया। हायर हाइज, हायर लोज मिलने चाहिए। कोई भी एक साइड मिला लीजिए, वहाँ से ट्रेंड लाइन बनाइए। 3 डॉट मिलने चाहिए, वहाँ से ट्रेंड लाइन बनाइए। अगर ऊपर जा रहा है तो 9 और 20 के ऊपर होना चाहिए। बहुत सिंपल सा सेटअप है, करके देखेंगे समझ आ जाएगा। नहीं समझ आए तो पीछे जाइए थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट हमने लगा रखा है जो हमें प्रियांशु ने प्रोवाइड कराया है, और हम उससे दोबारा सीखने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपका कुछ ऐसा लग रहा है कि हमसे कुछ भूल चूक हो गई और हमने ये भी और पूछना चाहिए था, हम कोशिश करेंगे कि प्रियांशु उसका जवाब दे दें आपसे Q&A में। अगर उसके बाद भी आप समझते हैं, आप मैसेज कर दिए प्रियांशु अगेन, हम प्रियांशु को दोबारा इनवाइट कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, एक आदमी ने केवल 10-20 हज़ार रुपये से 1.5 करोड़ की जर्नी पूरी की है। और कैसे? बहुत छोटा सा एक 20 EMA का इंडिकेटर लगा के, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम। इसका मतलब दोस्तों ये स्ट्रैटेजी तो चलती है, पैसा बनता है, क्योंकि प्रियांशु हमारे सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज़ का। लेकिन फिर हम आपसे ये कहेंगे, डिस्क्लेमर पढ़िए, गारंटी कहीं कुछ नहीं होती। स्टॉप लॉस प्रियांशु के भी कटते हैं, जो उन्होंने बताया कि मेरे स्टॉप लॉस छोटे हैं, लेकिन जब ट्रेंड मिलता है तो 1:3 का मतलब है कि अगर 100 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो 300 रुपये का मुनाफा ले लेते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद देते हैं प्रियांशु जी का आने के लिए। बनारस से आए हैं नोएडा, सिर्फ आप लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ, हमारी फैमिली के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए। तो धन्यवाद प्रियांशु, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू।